देखिए अपना नेक्स्ट आज का पोएम है कीट्स का ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न। ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न। पोएम का टेक्स्ट सबके पास है और टेक्स्ट के पहले एक पेज पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वो सारी बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, उसमें कुछ बातें अभी मतलब पोएम पढ़ने के पहले की हैं, कुछ बातें पोएम पढ़ने के बाद पढ़नी है। तो सारा का सारा पेज अभी शुरुआत में पढ़ने का नहीं है। देखिए पोएम चालू करें उसके पहले सबसे पहले तुम्हारे पास जो है कीट्स का इमेज है। जॉन कीट्स काफ़ी यंग पोएट रहा है, केवल 26 साल की एज में इसकी मृत्यु हो गई है। जितनी तुम्हारी अभी उम्र हुई है ना, उतने भाई साहब लिख के चले गए, हम पढ़ रहे हैं इनको। 1795 से 1821, 5 साल तो हैं 1800 वाले के पहले पहले के, और 21 साल आगे के हैं। ओनली 26 साल की जिंदगी जिया, तो काफ़ी छोटा पोएट है। इससे भी छोटा पोएट हमारे पास एक आता है जो इंडियन राइटर में आप पढ़ते हैं, तरुदत्त। तरुदत्त ओनली 21 साल की एज में चली गई। तरुदत्त जो है वो लेडी है, लड़की है, वो ओनली 21 ईयर्स की एज में उनका डेथ हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास जैसे किड्स हैं, ये 26 ईयर्स की लाइफ जिए हैं केवल। और शैली पढ़ेंगे आप आगे, वो 30 ईयर्स की जिंदगी जिए हैं केवल। इसके हमने पहले क्या पढ़ा था, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो डैन भाई साहब 80 साल जिए, और ये ओनली 26 साल। किड्स और शैली दोनों मिलके भी उसके बराबर नहीं कर पा रहे जिंदगी में। तो कितने साल जिया किड्स? 26। और शैली कितना बताया मैंने अभी भी? शैली का 30 साल का जिंदगी है, यानी 56 साल ही दोनों का जुड़ते हैं बिल भी। और फिर भी वो अकेला वर्ड्सवर्थ भाई साहब 80 साल जी लिए थे। देखिए किड्स का जो डेथ है वो जल्दी, काफी छोटी एज में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण था ड्यू टू टीबी। टीबी के कारण से इनकी जो है छोटी एज में डेथ हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस आजकल तो ये क्योरेबल है, इलाज है। और अभी मतलब ये मान लो 25-30 साल से हार्डली होंगे, 50 हो गए आए थे मुझे। लेकिन जिसके पहले तक टीबी का मीनिंग था कि मौत, जैसे आज कैंसर वाली स्थिति है, उस तरह से पहले जो है टीबी का मीनिंग कन्फर्म मौत हुआ करती थी। तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण से बहुत सारे दुनिया में लोग जो है वो जल्दी छोटी छोटी एज में चले गए हैं। जैसे मैंने कहा तरुदत्त जो है, तरुदत्त की भी 21 साल की उम्र में डेथ का कारण टीबी रहा हुआ है, जो हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की पोइट्री में पढ़ी जाती हैं। किड्स का भी डेथ का कारण है वो टीबी रहा हुआ है। तो छोटी मोटी बातें हैं, इससे कोई विशेष संबंध पोएम से नहीं है। हम लाइफ टाइम सबसे पहले बात करते हैं पोएट का, तो छोटी मोटी बातें कर लिए हैं। हमारा जो सिलेबस में पोएम है वो है ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न। यूजुअली जो ओड्स होते हैं वो 2 के टाइटल में आते हैं, जैसे ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ओटम, ओड टू द वेस्ट विंड। लेकिन कुछ ओड हैं जिनके टाइटल में 2 की बजाय क्या यूज किया जाता है, ऑन यूज किया हुआ है। उनमें से हमारे पास ये एक ओड यही है। और कुछ में से 2 ओड हैं, दोनों के दोनों इसी किड्स के ही हैं। एक तो कौन सा है, ये ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो भी किड्स का ही आएगा हमारे पास, आगे देखेंगे एक बार। ये जो पोएम कब लिखा गया, क्या लिखा गया, वो सारी बातें हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम ये वाला सीट देखेंगे पहले। द पोएम, कौन सा पोएम है, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, इज वन ऑफ द सेवरल ग्रेट ओड्स ऑफ 1819। यानी किड्स ने जो भी पोएम लिखे हैं उनमें से इसका 1819 का वर्ष बड़ा अहम वर्ष है। किड्स की मृत्यु कब हुई, अभी देखा आपने, किड्स की मृत्यु कब हुई है? 1821 में, 1821, आज वाले वर्तमान से ठीक 200 साल पहले। आज आप कौन से साल में है? 2021 भी खत्म होने को जो भी है, तो 2021 में से 200 माइनस कर दो, कितना जाता है? 1821। 200 साल पहले है किड्स की डेथ हो गई है। उस 200 साल पहले यानी 1821 जो है, उसमें से 2 साल कम कर लो, क्या 2 साल कम हो जाएगा? क्या है? 1819। 1819 का जो वर्ष है, उस वर्ष में किड्स ने अपने ग्रेट ओड्स कंपोज किए हैं। यानी किड्स ने इसके पहले भी लिखा है, बाद में कोई खास नहीं लिख पाए हैं, क्योंकि 1820-21 के बाद में किसी मृत्यु हो जाती है। तो किड्स का जो सबसे जो महत्वपूर्ण रचना का वर्ष रहा है, जिसमें इसने दुनिया को ग्रेट चीजें दी हैं, उनमें से कौन सा ईयर है? 1819। तब इसका नाम है ग्रेट ओड्स ऑफ 1819। 1819 के महान ओड्स हैं,
उन महान ओड्स में से हमारे पास ये 4 बड़े अहम ओड गिने जाते हैं। इन चारों में से कीट्स का जो हमारा जो पोएम सिलेबस वाला है, ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, वो शामिल है। तो क्या है दिस पोएम, जो हमारे सिलेबस वाला पोएम है, ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, अपने जो सिलेबस की पोएम्स की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न इज वन ऑफ द सेवरल पोएम्स, जो इसकी कई सारी अहम पोएम्स हैं, जो किस नाम से जानी जाती हैं, ग्रेट ओड्स ऑफ 1819। ये एक तरह का शीर्षक है, वॉल्यूम का नाम है ये। इन चारों पोएम को एक समूह में क्या कहा जाता है, ग्रेट ओड्स ऑफ 1819, जिसमें 4 ये ओड शामिल हैं, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, और 5वीं अपने सिलेबस वाली हो गई है। कौन सी हो गई है, ये कुल 5 है, ये 4 तो ये एक्स्ट्रा हो गई हैं, और ये 5वीं जो अपने सिलेबस में है वो कौन सी है, ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न है। तो पहले ये 5वीं का जो नाम मैंने अलग से लिखा है, दिखा के, बाकी ये वाली यहाँ पे पंक्ति में आ चुका है। दिस ओड मानी ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ग्रेट ओड्स ऑफ 1819 में क्या है, शामिल है। तो एक तो ये खुद हो गया है, और 4 हमारे पास एक्स्ट्रा ओड्स के नाम हैं। ये अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, वरना कोई खास विशेष बात नहीं है। वैसे अपने सारे सवाल जो हैं वो तो ओनली सिलेबस में ओड ऑन ए अर्न से आने हैं। तो यहाँ पे देखिए ओड ऑन इंडोलेंस, क्या मीनिंग होता है इंडोलेंस का, इंडोलेंस का मीनिंग क्या होता है, लेजी पना, आलसी पना, आलस्य। लेजीनेस के लिए दूसरा सिनोनिमस होता है इंडोलेंस, लेजीनेस। ओड ऑन मेलंकली, मेलंकली माने गम दुख, आप जानते ही हैं। ओड टू ए नाइटिंगेल, बर्ड होता है नाइटिंगेल, कौन सा बर्ड होता है नाइटिंगेल, नाइटिंगेल को हिंदी में कौन सा पक्षी कहते हैं, हाँ बुलबुल, बोल मेरी बुलबुल, नाच मेरी ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा वाला, कोई बुलबुल। कोयल है उससे अलग है या सेम है ये, कोयल जो होता है उसकी अंग्रेजी क्या होती है, तो कोयल है वो नाइटिंगेल नहीं होती है। कई लोग यही गलती करते, मैं तभी पूछा था, वो गलती आप में से किसी ने करी नहीं है। कुकू बर्ड जो है वो होता है कोयल बर्ड, कोयल अलग पक्षी है, नाइटिंगेल अलग पक्षी है। हालांकि दोनों की वॉइस मधुर होती है, दोनों ही अच्छी आवाज वाले पक्षी होते हैं। तो कुकू बर्ड होता है वो तो कोयल कहलाता है, और नाइटिंगेल बर्ड को है वो हमारे हिंदी अनुवाद में बुलबुल कहा जाता है। तो ओड टू ए नाइटिंगेल बड़ी फेमस ओड है। और अगला है ओड टू साइकी, साइकी है वही साइकी है, कौन सी साइकी, जो साइकोलॉजी का आप रूट वर्ड पढ़ते हो, साइकोलॉजी नाम किससे बना है, साइकी और लोगोस से, सेम साइकी, गॉडेस ऑफ सोल वाली जो कहानी है, यहाँ पे इसको एज ए गॉडेस के रूप में दिखाया जाता होता है। तो 5 इसके ये ओड्स हैं, और 5वां हमारे सिलेबस में है ओड ऑन ए ग्रीसियन। मैंने भी कहा था अधिकांश ओड के टाइटल में टू आता है, जैसे ओड टू ऑटम, जैसे ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी। ओड टू ऑटम भी फेमस पोएम है, पर वो 18 वाले ग्रुप में नहीं आती है। ओड टू ऑटम भी किसकी पोएम है, कीट्स की पोएम है, पर वो यहाँ आपको बोर्ड पे क्यों लिखी हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि हमारा जो बोर्ड पे लिखा है वो कौन सा लिखा है, ग्रेट ओड्स ऑफ 1819 वाली लिस्ट के अंदर ओड टू ऑटम शामिल नहीं है। लेकिन दुनिया की ज्यादातर जो ओड्स हैं उनके टाइटल में हमारे को 2 नाम दिख जाता है। अब 3 ओड ऐसे हैं जो तीनों के तीनों कीट्स की तुम्हारे सामने हैं, जिनके टाइटल में ओन आया हुआ है, ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ओड ऑन मेलंकली, ओड ऑन इंडोलेंस। तो ये 3 एक तरह से याद रखने वाली जानकारी है। तो ये तो सबसे पहले जानकारी हमारे पास यहीं से आ गई है कि भाई जो जानकारी आप देखे हैं किड्स के 5 ग्रेट ओड्स, 5 ग्रेट ओड्स ऑफ किड्स, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने यूं लिख दिया है बोर्ड पे, इसको जो ऐसे लिख सकते हैं 5 ग्रेट ओड्स, 5 ग्रेट ओड्स ऑफ किड्स, किड्स के 5 महान ओड के नाम बताइए, और 5 सेम वर्ष के ही हैं, 1819 के ही हैं। तो ओड टू नाइटिंगेल बड़ा फेमस हुआ है, ओड टू साइकी फेमस हुआ है, तीनों ओन वाले, ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली। इससे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि साहब ये पोएम कब लिखा गया है, 1819 में ये पोएम कंपोज हुआ है। तो पोएम का जो डेट ऑफ कंपोजिशन है वो हमारे को समझ में आ गया है, 1819 है। तो द पोएम वाज कंपोज्ड इन 1819 और छपा है 1 साल बाद, 20 में पब्लिश हो चुका था। तो ये हमारे पिछले सीट पे आप देखेंगे कहाँ बातें लिखी हुई हैं, ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ओड ऑन ए
ग्रीशियन अर्न इज ए पोएम रिटन बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट कीट्स। कौन से एज से आता है? उसी रोमांटिक एज से आता है। मेरा 3 सिलेबस अपने रोमांटिक एज के हैं। पहले अपन ने पढ़ा है वर्ड्सवर्थ, दूसरा भी पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? कीट्स। इसके बाद आप कौन सा पढ़ेंगे? शैली। तीनों ही रोमांटिक पोएट्री की एज से आते हैं। तो ये ग्रेट पोएट जो रोमांटिक एज के हमारे कीट्स हैं उनके द्वारा लिखा गया पोएम है। अब कब लिखा गया है? इन मे 1819 दिस वॉज रिटन। पोएम कब लिखा गया है? मई 1819 में लिखा गया है। एंड पब्लिश्ड एनोनिमसली, और ये पोएम छपा था जनवरी 1820 में। जनवरी 1820 में छपा है। लगभग आप देख लीजिए 7 महीने के बाद में पोएम छपा है। आप आ रहे, हालांकि महीने कोई एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, साल खास महत्वपूर्ण होता है। अगर आप महीना याद रख पाए तो अच्छी और बात रहेगी कि मई 1819 में पोएम लिखा गया है और जनवरी 1820 में पोएम क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। जब पब्लिश हुआ है पोएम, तो पब्लिश होते समय इसमें जॉन कीट्स का नाम नहीं था कि रिटन बाय जॉन कीट्स, ऐसा नहीं लिखा था। गुमनाम लिख दिया गया। पोएम किसी भाई साहब ने लिख दी है और छप गई, कवि का नाम नहीं लिखा गया। तो जहां नाम नहीं लिखा जाता उसे क्या बोलते हैं? एनोनिमसली, हिंदी में कहते हैं अज्ञात। तो अज्ञात नाम से, यानी बिना किसी का नाम लिए ये पोएम पब्लिश किया गया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि कीट्स की बहुत आलोचना इसके पहले हो चुकी थी। उसने जो भी पहले पोएम लिखे उसके बारे में जो भी क्रिटिक्स थे उन्होंने जम के आलोचना करी कि बहुत बकवास किस्म की पोएट्री लिखने वाला आदमी है। कौन है ये कीट्स, इतना बकवास लिखता है? कीट्स ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी लिटरेरी क्रिटिक्स के द्वारा कभी अपने प्रेज के 2 वर्ड भी नहीं मिले इसको। एक ब्लैकवुड मैगजीन हुआ करती थी, वो तो जम के आलोचना करती थी इसकी, बहुत बकवास पोएट, बकवास पोएट, बकवास पोएट। तो कीट्स बड़ा दुखी था। 2 कान दुखी थे। एक तो टीबी से बीमार था, वो फिजिकल प्रॉब्लम, ऊपर से इसका जो लिटरेरी वर्क था उसकी प्रेज नहीं हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा ये परेशान स्थिति में था, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी ये डिप्रेस्ड और दुखी अवस्था में था। अब देखिए क्या आदमी की नियति क्या रहती है कि जिंदगी भर इसको कभी प्रेज नहीं मिली, और आज है कि साहब हम यहाँ बैठे सिक्र में भी इसको पढ़ रहे हैं। 200 साल बाद कोई आदमी चला गया दुनिया में और अपने देश कालखंड से बाहर दुनिया से पढ़ी जा रही है। तो लिटरेचर में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं कि राइटर्स को अपने जीवन काल में कभी प्रेज नहीं मिलती, उनको जानता तक नहीं है। मैंने पहले कहा था जॉन डन को अपनी लाइफ टाइम में कोई विशेष प्रेज नहीं मिली और लाइफ टाइम के बाद भी कोई खास प्रेज नहीं मिली। 1919 के बाद में जाके जब टी.एस. एलियट ने लेख लिखा मेटाफिजिकल पोएट्स, तब जाके पोएट्री ट्रेंड में आई और जॉन डन को हम एक बड़ा राइटर मानने लगे आज। तो ऐसे ही लिटरेचर में कई अजीब घटनाएं रहती हैं। कीट्स के साथ ऐसी कुछ बातें रही हैं। तब कीट्स ने ये जो पोएम पब्लिश करवाई 20 में, तो उसने इसमें अपना नाम नहीं दिया कि कम से कम मेरा नाम देख के लोग पहले से क्या होंगे, पूर्वाग्रह में ग्रस्त हो जाएंगे, कीट्स ने लिखा है, बकवास लिखा होगा। तो उसने अपना नाम तक भी नहीं दिया इसमें 20 में। अब ये पोएम छपी कहाँ है, वो वाली बातें ध्यान रखने की है। द पोएम वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली इन जनवरी 1820। नंबर 15, 15 नंबर की, ये किसका नंबर है? कविता का नंबर नहीं है, ये कविता का नंबर नहीं है। नंबर 15 इश्यू ऑफ द मैगजीन एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स। एक एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स नाम की क्या निकलती थी? मैगजीन निकलती है। उस मैगजीन का 15वां संस्करण, मैगजीन का क्या है? 15वां संस्करण है। जैसे पत्रिका आती है बाजार में, आप देखते हैं मैगजीन होती है, मैगजीन के संस्करण होते हैं, संस्करण नंबर 10, 20, 25। तो ऐसे 15वां जो संस्करण छपा था, 15वां जो इश्यू छपा था, किसका इश्यू है 15वां? ये मैगजीन का इश्यू है। जो कौन सी वाली मैगजीन है? एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स। तो हमारे पास याद रखने वाली 2 तरह की जानकारी हुई। जो हमारा जो पोएम है ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, कब लिखा गया है? रिटन इन 1819 एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1820। कहाँ पब्लिश हुआ है? इन द 15th इश्यू ऑफ, इन द 15th इश्यू ऑफ एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स, एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स। और एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स क्या है? एक मैगजीन का नाम है।
द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1819। मैंने महीना भी बता रखा है पहले, मई 1819 में लिखा गया है और जनवरी 1820 में पोएम पब्लिश हुआ है। और पब्लिश ये तो हो गया वर्ष, और किस जगह हुआ है, तो 15वां जो इश्यू, 15वां जो संस्करण आया है किसका, एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स मैगजीन का, उसमें ये पोएम पब्लिश हुआ है। नंबर 15 से आप कई बार क्या गलती कर देंगे, ये वो वाली बात नहीं है जो आपने पहले कहाँ देखी थी, से ओड ओ से आपने क्या, ब्लाइंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वहां पर हमने कहा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम जो है पोएट की अपनी नोटबुक जो है उसमें कितने नंबर पे छपी हुई थी, खुद की नोटबुक में कितने नंबर पे थी, 19। और 1673 का जो वॉल्यूम में पब्लिश होता है तब कितने पे थी, 16। तो वो जो नंबर थे 19 और 16 वो तो कविता के नंबर थे, सोनेट के नंबर थे मिल्टन वाली पोएम में। यहाँ पर 15 नंबर कविता का नंबर नहीं है, 15 किसका नंबर है, मैगजीन के संस्करण का नंबर है। उसमें अज्ञात नाम से ये पोएम छपती है, तो पोएम जो है 1820 में छपा है इन द 15th इश्यू ऑफ एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में। और छपा कैसे है, एनोनिमसली छपा है। तो ये पूरी जानकारी, बेसिक जानकारी हुई, इसमें कोई विशेष लॉजिक वाली बातें नहीं है, तारीख वारीख है हमें याद रखनी, और पोएम की भी इसकी भी याद रखनी है। तो 1819 वाले साल में छपी, 1819 में इसके महान ओड्स और भी आती हैं, वो मैंने पहले बता दिया आपको रहा है। हाँ जी, अब ये पोएम जो है इसके पीछे क्या प्रेरणा रही है, क्या रहा है, वो सारी बातें देखें। उसके पहले आप दूसरी बात देखोगे, पोएम का हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, पोएम का स्ट्रक्चर कैसा, देखिए पोएम आपके सामने हाथ में है। हमारे पास पोएम में टोटल कितने स्टेंजाज हैं, 5 स्टेंजा हैं, 10-10 पंक्तियों के हैं। तो यू हैव टोटल 50 लाइन पोएम, हमारे पास ये 50 लाइन का एक पोएम है। ये पूरी टेक्स्ट आपके सामने दिख रही है, पूरा टेक्स्ट आपके सामने है। तो काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, ये मैंने पूरा एक साथ दिखने की कोशिश करी है, वही होल दिखाने का काम किया हुआ हूँ। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं, पहला स्टेंजा है, दूसरा स्टेंजा है, 10 पंक्तियों पे खत्म होता है पहला, 11 से 20 से दूसरा स्टेंजा खत्म होता है, थर्ड स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा है, और ये 5th स्टेंजा है। दीज आर 5, वी हैव 5 स्टेंजाज। हर स्टेंजा में तुम्हारे पास कितने लाइंस हैं, 10 लाइंस हैं। इस प्रकार से टोटल जो है हमारे पास पोएम में कितना हो गया है, 50 लाइंस का ये पोएम हो गया है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अनोखी कहानी नहीं है। दैट्स ओके। पोएम का ये तो हो गया स्ट्रक्चर, स्टेंजा के हिसाब से और लाइंस के हिसाब से क्या कहानी है। पोएम में मीटर कौन सा है, मीटर अब आप लोग पहले निकालना पड़ चुके हैं, तो इसका मीटर आराम से आप समझ सकते हैं। इस पोएम में क्या है, हमारे पास आयम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। ये पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में है। आपने पहले पढ़ा और क्या नाम, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि मिल्टन का सोनेट है, वो भी किस में लिखा हुआ था, आयम्बिक पेंटामीटर में। अभी लेटेस्ट पढ़ा अपन ने डैफोडिल्स, वो है आयम्बिक टेट्रामीटर में। गोएंड कैसे फॉलिंग स्टार की मैं अभी आपसे बताया नहीं हूं, मैं आपसे पूछूंगा, वो कोई बात पेंडिंग पड़ी हुई है, बाकी आप बाद में देख लेंगे। और अभी हमारे गला पोएम कौन सा आ गया है, ऑड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, जो भी पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में ही है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब बताओ, पुरानी बातें हो गई अब तो। अनस्ट्रेस, स्ट्रेस के 5 फीट आएंगे एंड 10 सिलेबल आएंगे, तो आयम्बिक डेका सिलेबिक लाइन भी कही जा सकती है। जाओ जैसे आप चेक करके देख लो एक बार, दाउ स्टिल अन रेविस्ट ब्राइड आउ क्वाइटनेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कुछ छोड़ा क्या इसमें, हाँ यहाँ पे छोड़ दिया, दाउ स्टिल अनरेविस्ट ब्राइड आव क्वाइटनेस। यहाँ क्वाइटनेस में गलती करेंगे आप लोग, क्वाइट को एक नहीं होगा, ये क्वाइट 2 है, एक आई का तो है आई और ई का है अलग से ए, ये ऐसे है क्वाई,
क्वाई, क्वाई, ये तो है यार क्वाई, और ईटी से बनेगा ऐसे क्वाई अट, तो ये अलग है और ये अलग है, क्वाई अट। और फिर नस, क्वाई अट नस, तो क्वाई अट नस में 3 सिलेबल हैं, तो ऐसे ये वन दाऊ, स्टिल दूसरा, अन तीसरा, रे चौथा, विस्ट पांचवा, यहाँ पे देखिए लगा दिया, यानी यहाँ पे ये पूरा 10 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या है 10 सिलेबल हैं। और पहला सिलेबल क्या मिलेगा, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। इस प्रकार से हमारे पास इसके कितने फुट आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 फीट आ जाते हैं। और ऐसे अनस्ट्रेस स्ट्रेस के पैटर्न से नाम पड़ जाता है आयम्बिक और आयम्बिक पेंटामीटर। मैंने एक पंक्ति दिखा दिया, बाकी हर पंक्ति का आप निकाल के चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हमारा पोएम जो है वो किस में है, आयम्बिक पेंटामीटर में है। निकालिए आप लोग राइम स्कीम हर स्टेंजा की, देखो कहीं पे कोई उल्लंघन हुआ या सभी में एक ही पैटर्न मेंटेन हुआ है। बहुत टाइम लगाया भाई राइम स्कीम निकालने में। देखो क्वाइटनेस ए, टाइम बी, एक्सप्रेस ए, राइम बी, शेप सी, बोथ डी, आरकेडी ई, लॉथ डी, स्कैप सैप सी, आरकेडी, एक्सटेसी
ई। तो क्या बात निकल के आई अगर एक साथ ऐसे बोला जाए तो? ए बी सी डी सी ई। सेकंड स्टेंजा भी इस प्रकार से फॉलो हो रहा है क्या? अनहर्ड ए ऑन बी, एंडियर्ड अनहर्ड ए, ऑन टॉन बी, लीव सी, बेयर डी, किस ई। लीव से कोई लेन देन नहीं है इससे। ग्रीव सी, किस ई, बेयर फेयर डी। यहां पे क्या बात समझ में आया? ए बी सी ई डी। थर्ड वन सेड ए, एड्यू बी, अनवेरिड, सैड अनवेरिड ए, एड्यू न्यू बी, लव सी, enjoyed डी, young ई, love above सी, enjoyed cloyed डी, young tongue ई। ए बी सी डी ई। sacrifice ए, priest बी, skies, सैक्रिफाइस स्काईज। वैसे अलग अलग है पर इसको बनाने लिए पढ़ना पड़ेगा मजबूरी में। ए ब्रेस्ट ड्रेस्ड बी, शोर सी, सिटडल डी, मॉर्न ई, एवरमोर शोर सी, सिटडल टेल डी, और मॉर्न रिटर्न ई। तो क्या कहानी बनी? ए बी सी डी ई। फिफ्थ वन ब्रेड ए, ओवररॉट बी, वीड ब्रेड ए कर लेंगे मिलाते हुए, थॉट ब्रॉट बी, पेस्टोरल सी, वेस्ट डी, वू ई, सेस्ट वेस्ट डी कर दिया जाएगा, पेस्टोरल ऑल सी कर लिया जाएगा, वू नाव को मिलाते हुए ई कर दिया जाएगा, और ए बी सी डी सी ई। ओके, अब आप पांचों स्टेंजा की एक साथ मुझे बोल के बताओ कैसे कैसे बना है राइम के पैटर्न में। अब लिख रखा है ना, फिर हम चेक करते हैं क्या हुआ है। हाँ जी, बताओ क्या राइम स्कीम बनी पहले स्टेंजा की? ए बी सी डी ई। सेकंड वाले की ए बी सी डी ई सी ई डी। थर्ड की ए बी सी डी ई। फोर्थ की ए बी सी डी ई। और फिफ्थ में ए बी सी डी सी ई। यानी कि जो पहला स्टेंजा है उसका पैटर्न किस में रिपीट होता है? लास्ट वाले में। यहाँ जो सी डी है और तीसरा और चौथा पूरा आपस में मैच करता है, दूसरे में भी थोड़ा सा यहाँ ऑल्ट्रेशन है। ठीक बात है। अब देखोगे क्या हुआ है, आप पीछे सोनेट पढ़े हुए हैं, एक आपके सिलेबस में था और एक हमारे पास जानकारी पहले से होती है। ये पोएम का जो स्टेंजा है एक बड़ा यूनिक स्टेंजा है, जो 10 पंक्ति का स्टेंजा पोएट ने जनरेट किया है। क्या खास बात है इसकी? आप पहले पढ़ते हैं सोनेट, और सोनेट के हम लोगों ने बड़े 2 प्रकार बनाए होते हैं। क्या क्या 2 प्रकार पढ़ते हैं? एक होता है पेट्रार्कन सोनेट, जिसको चाहे कौन सा दूसरा नाम क्या कहते हैं, मिल्टॉनिक भी इसी का नाम है। पेट्रार्कन या मिल्टॉनिक एक ही सोनेट होती हैं।
और दूसरा क्या कहलाती हैं, शेक्सपियरियन सोनेट कहलाती हैं। इन दोनों सोनेट्स के बताइए पैटर्न्स में क्या, राइम स्कीम के पैटर्न में, या पहले तो बताओ वो स्टेंजा का डेवलपमेंट और थॉट जो है, थॉट अकॉर्डिंग क्या क्या डिवीजन करते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। और यहाँ पे क्या होते हैं, 3 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट। इसे क्या बोलते हैं चार वाले को, क्वार्ट्रेन। तो देयर आर 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 क्या है उसमें, कपलेट है। तो एक कपलेट होता है और 3 क्या होते हैं, क्वार्ट्रेन्स होते हैं। और यहाँ इसे क्या बोलते हैं, 8 को तो ऑक्टेव है और 6 का नाम क्या होता है, सेस्टेट, जो आपने पढ़ाई है पोएम मिल्टन वाला। अब बताइए मिल्टन वाले जो पोएम है इसके ऑक्टेव सेस्टेट वाली कहानी में हमारे पास राइम स्कीम कैसी होती है ऑक्टेव वाले में, ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, ऐसा होता है। और यहाँ जो क्वार्ट्रेन होता है शेक्सपियर वालों का, उसके बारे में बताइए, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। ऐसा जानते हो। अब देखना कीट्स ने क्या किया है, सोनेट के जो 2 पैटर्न हैं इनको आपस में कंबाइंड कर लिया है। इधर से उठाया है शेक्सपियरियन क्वार्ट्रेन और मिल्टॉनिक क्या ले लिया है, सेस्टेट। ऐसे 4 और 6 का मेल करके और 10 पंक्ति का स्टेंजा गढ़ लिया है। तो मिल्टन के इस ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न पोएम में जो 10 लाइन स्टेंजा है, दैट हैज बीन एन इन्वेंशन, वो एक नई इन्वेंशन करी गई है जिसमें कि शेक्सपियरियन सोनेट के क्वार्ट्रेन को और मिल्टॉनिक सोनेट के सेस्टेट को मेल करके यहाँ से 4 हुए, यहाँ से 6 हुए, 10। और राइम स्कीम फिर ऐसे बनी है, ए बी और यहाँ है सी डी ई, जो थोड़ी बहुत आगे पीछे स्टेंजा के हिसाब से वेरिएशन लेती रहती है। तब आप पाते हैं ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न इज ए ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 लाइन स्टेंजाज, 10 लाइन के स्टेंजा में पोएम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बिगिनिंग विद, यहां पढ़ना, बिगिनिंग विद शेक्सपियरियन क्वार्ट्रेन। पहले तो 4 लाइन आती हैं, वो क्या बनाती हैं, शेक्सपियरियन क्वार्ट्रेन बनाती हैं। ऐसे ए बी का, ये तो हो गया है शेक्सपियरियन क्वार्ट्रेन, जिसमें कि ए बी की राइम स्कीम देखी जाती है। एंड एंडिंग विद ए मिल्टॉनिक सेस्टेट, और जिसमें कि मिल्टन वाली सेस्टेट का साथ में भाग आ जाता है। फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टेंजा, पहला और 5वां स्टेंजा, ये पहला और ये 5वां, इनमें तो सी डी ई और डी सी ई की राइम फॉलो हुई है। जबकि सेकंड स्टेंजा में, सेकंड में अलग से क्या चली है, सी डी ई और सी ई डी अलग से चला हुआ है। और थर्ड और फोर्थ स्टेंजाज में सी डी ई फॉलो हुआ है सेस्टेट पार्ट में। जो आपने लिखा है वही सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। जो काम आपने निकाला ना, ये जो आपने काम कर लिया है उसको ऊपर लैंग्वेज में लिख दिए हैं। और 2 बातें इसमें ऐड कर दी हैं कि भाई साहब ये 4 वाली जो है वो तो है शेक्सपियरियन क्वार्ट्रेन, और जो 6 वाला चल रहा है सी डी ई, डी सी, ये सारा का सारा क्या है, मिल्टॉनिक सेस्टेट है। और इसमें इतने चेंज क्यों किए गए हैं, क्योंकि मिल्टन के खुद के सेस्टेट पे चेंजेज हैं। मिल्टन की जो पोएम्स हैं उसका जो सेस्टेट होता है वो हर पोएम में सी डी नहीं होता है। किसी पोएम में होता है सी डी ई, किसी पोएम में होता है सी डी ई, किसी पोएम में होता है सी डी सी। तो जिस प्रकार के मिल्टन के सेस्टेट वेरिएशन लिए हुए हैं, उसी प्रकार इस पोएम विशेष में भी 5 स्टेंजाज में से 3 स्टेंजाज के वहां पे हमारे पास क्या है, सेस्टेट पार्ट में वेरिएशन दिखाए गए हैं। तो क्या किया है कीट्स ने, 2 बड़े महान पुराने कवियों को स्टेंजाज जो सोनेट में फॉलो किए गए थे,
उन सोनेट वाले पैटर्न को कॉम्बाइंड करते हुए अपने इस पोएम का नया स्टेंजा एक जनरेट कर दिया हुआ है। हालांकि ये इतना कोई वेल नॉन लोकप्रिय स्टेंजा नहीं हुआ जिसको बाद में कई लोगों ने अपनाया हुआ, ऐसा बना नहीं है। ये कीट्स का अपना इजाद किया हुआ है, सेल्फ इन्वेंटेड सेल्फ कोइंड पैटर्न है, that didn't become so much popular, but if we go through the poem Ode on a Grecian Urn, then we should know this one कि हाँ इस पोएम का जो स्टेंजा है वो शेक्सपियरियन सोनेट के क्वाट्रेन पार्ट का और मिल्टोनिक सोनेट के सेस्टेट पार्ट का एक कॉम्बिनेशन करते हुए 10 लाइन का स्टेंजा जनरेट किया गया है। और सोनेट के वहां से उठाने से कन्फर्म है आइएम्बिक पेंटामीटर आना ही था, अतः आइएम्बिक पेंटामीटर पूरी पोएम में पाया जा रहा है। तो इस बहाने हमारे पास पोएम का स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्टेंजा पैटर्न 10 पंक्तियों की हैं, उसकी राइम स्कीम वाली कहानी, ये सारी की सारी बात ध्यान में हो जाती है। तो पहला और पांचवा स्टेंजा की राइम मैच करेगी जहां पे सी डी का सेस्टेट पार्ट मिलेगा। थर्ड और फोर्थ की मैच करेगी जहां सी डी ई मिलेगा, और सेकंड वाली थोड़ी अलग से मिलेगी, सी डी ई और सी ई डी का मामला पाया जाता है। तो ये तो हुई हमारे पास पोएम की स्ट्रक्चर संबंधी जानकारी, राइम स्कीम संबंधी जानकारी, मीटर संबंधी जानकारी, और स्टेंजा का जो फॉर्मेशन है वो शेक्सपियरियन क्वाट्रेन और मिल्टोनिक सोनेट के मेल से बना हुआ है। तो शेक्सपियरियन क्वाट्रेन है और मिल्टोनिक हमारा जो क्या है सेस्टेट है, इनका हमारे पास यहाँ कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जिसमें कि राइम स्कीम सी डी आ जाती है। हालांकि अलग अलग इसमें क्या है दिखाई पड़ते हैं वेरिएशन बीच बीच में, जैसे पहले में 5वें के अंदर पाए जाते हैं, सेकंड में थोड़ा अंतर पाया जाता है। तो दिस इज द बेसिक जानकारी जो हमारे पास पोएम के बारे में आई है वो है। अब आगे देखें। पोएम के जो कैटेगरी है वो ओड है। ओड क्या होती है पढ़ने के बाद बताऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ने से पहले उतनी समझ में नहीं आती क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में जानकारी नहीं होती है। तो पहले पोएम पढ़ लें, पोएम का ट्रीटमेंट वेटमेंट आप समझ लेंगे, तो हम लास्ट में बातें करेंगे पोएम का नाम ओड है तो ओड में क्या विशेषता होती है, ताकि आपके पास पढ़ी हुई जानकारी है उससे आप बात को एसोसिएट कर पाएंगे। देखिएगा पोएम का जैसे हमारे पास टाइटल है, वो टाइटल है ऑड ऑन ए ग्रीसियन अर्न। तो ऑड ऑन ए जो हमारा टाइटल है ग्रीसियन अर्न, इसके संदर्भ में पहले आप समझिए अर्न होता क्या है और ग्रीसियन अर्न का क्या मतलब होता है। ग्रीसियन नाम तो बना है ग्रीस कंट्री से, यूनान देश का है, तो जिसका जैसे इंडिया से क्या नाम बन जाता है इंडियन, ऐसे ग्रीस से क्या नाम बन गया है ग्रीसियन। और अर्न, अर्न बेसिकली एक पोर्ट होता है, किसी भी चीज का बना हो सकता है, लकड़ी का बना हो सकता है, मिट्टी का बना हो सकता है, सोने का बना सकते हो, यानी किसी धातु का जिसमें भी निर्माण होते हैं किसी भी चीज का बन सकता है। मेटल का बन सकता है, मार्बल का बना सकते हो, तो किसी भी धातु का किसी भी वस्तु से बन सकता है। जैसे मान लो हमारा जैसे मान लो मटका है, अब मटका मिट्टी का भी हो सकता है, मटका जो है लोहे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, यानी उस तरह की शेप होनी चाहिए, वो बना किसी चीज का हो सकता है। तो अर्न भी बेसिकली ऐसे एक पोर्ट पात्र होता है जो नॉर्मली जो है नीचे से थोड़ा सा इसमें रखने के स्थान के लिए हमारे पास इस प्रकार की शेप होती है, जिसकी इस प्रकार की शेप होती है। थोड़ा सा ऐसे सिलिंड्रिकल सा होता है, बड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गोल नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का सा रहता है, नीचे थोड़ा फ्लैट होता है ताकि रखा जाए इसके सपोर्ट के हिसाब से। तो इस प्रकार की इसकी आकृति होती है हमारे पास जो है अर्न की। इधर इसके ऐसे दो हुक से होते हैं, पकड़ने के लिहाज से, उठाने रखने के लिहाज से होता है कि आराम से इसको कैरी किया जा सके, तो इसके इधर से ऐसे दो ऐसे हैंडल लगा देते हैं। ये ग्रीसियन कल्चर के विशेष तौर पे वहां पे पाए जाते थे। अपने यहाँ जैसे कलश ना, कलश होता है, कलश, कलश जैसी आकृति समझ लो आप। अपने जैसे बड़े कलश होते हैं, छोटे कलश भी होते हैं, बड़े कलश भी होते हैं, तो कलश की जैसी आकृति आप कल्पना कर ले अपने मस्तिष्क में, उसको हम अर्न कहते हैं। बाकी वैसे आप गूगल इमेज में जाके अर्न डालोगे तो आपको अर्न की इमेज मिल जाएगी, तो आपको अर्न का थोड़ा ज़्यादा बेटर पिक्चर बन जाएगा। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, वरना मैं भी इसमें ला सकता था, पर मेरे को बात क्लिक नहीं हो पाई। देखेंगे तो अर्न जो है ये किस काम आते हैं। बेसिकली जो आदमी मर जाता है
मरे हुए आदमी की जो क्या होती हैं, एसिड होती है, उन एसिड को प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो उसकी जो एसिड होती है उसको इसमें रख देते थे और बाद में अपने घर में रख लेते थे। एक तरह का क्या था, ये मेमोरी टोकन है, स्मृति चिन्ह है। जैसे आजकल तो हमारे पास फोटोग्राफी आ गया, तो हम फोटो सहेज के रख लेते हैं आदमी की, लेकिन पहले के ज़माने में फोटोग्राफी था नहीं। तो जो व्यक्ति आपका कोई भी घर परिवार में अगर मृत जाता था तो उस मृत व्यक्ति की यादें कैसे संजोई जाएं, तो यादें संजोने का एक तरीका था कि उसकी जो एसिड होती थी उन एसिड को एक ऐसे पात्र में सहेज के रखा जाता था। उस पात्र को क्या कहा करते हैं, अर्न कहा करते हैं। अब जो अर्न होते हैं कन्फर्म है कि किसी से लगाव के रूप में होते हैं, अतः अर्न जो है काफी बाजार में डेकोरेशन के हिसाब से आते हैं। यूं मान लो जैसे दीपक होते हैं, अब दीपक डेली यूज में भी हम घर में काम में लेते हैं, वो इतना ज्यादा डेकोरेशन वाला नहीं होता। जैसे त्योहार विशेष, दिवाली विशेष पे मान लो आपको दीपक लाते हो तो उसपे काफी बड़ा आकृति में काफी डेकोरेटिव बना दिया जाता है, तो विशेष थोड़ा सा एक अवसर के हिसाब से। ऐसे ही जनरली जो अर्न है नॉर्मल घर में अर्न का विशेष यूज नहीं होता है, लेकिन किसी की मेमोरी को संजोने के लिए होती हैं। अतः जनरली मार्केटिंग लिहाज से अर्न भी क्या होते थे, काफी डेकोरेटिव बना के बाजार में बेच जाते रहे होते थे। तो ऐसा एक डेकोरेट किया हुआ बढ़िया, जिसके ऊपर सुंदर अलंकरण है, चित्रण किया हुआ अर्न है, वो कहाँ देखा किसने, कीट्स भाई साहब ने किसी जगह देखा, जिसका संबंध मूलतः किस कंट्री से था, यूनान के कल्चर यानी ब्रिटिश कल्चर का हिस्सा नहीं है ये। पोएट कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। इंग्लैंड की कल्चर में अर्न में मेमोरीज को संजो के रखने की ट्रेंड नहीं है, ये बेसिकली ट्रेंड कहाँ का है, यूनान का ही ट्रेंड है। ब्रिटिश का तो वैसे भी नहीं होने का है। थोड़ा सा आप देखिएगा, मैंने अभी अभी कहा अर्न में क्या रखी जाती है, डेड पर्सन की क्या रखी जाती हैं, एसेस रखी जाती हैं। एसेस का मीनिंग क्या हो गया है, राख। तो राख कब बनेगा, जब जलाया जाएगा। तो ब्रिटेन वगैरह में, यूरोप वगैरह में तो क्या होता है, मरे हुए आदमी को दफनाया जाता है। अब दफनाए गए आदमी की तो क्या नहीं होनी है, एसिड होनी नहीं है। अतः वहां पे जो है ऐसा अर्न का कोई कल्चर जनरेट ही नहीं होना है। वहां पे क्या है, ब्रिटेन वगैरह में वहां कब्र होती है, मरे हुए आदमी का बात कर क्या करते हैं, जहां दफनाते हैं उस स्थान के ऊपर पत्थर वगैरह से क्या बना देते हैं, कब्र बनाते हैं। जो कब्र होती है, ग्रेव होती है, वो एक तरह से क्या है हमारा, वहां उसके याद का चिन्ह उस पर लिख देते हैं, फलाने आदमी की कब्र में नाम वगैरह उल्लेख कर देते हैं। तो जहां पर जलाने वाला ट्रेंड ही नहीं है, जहाँ एसिड ही नहीं होनी है, कन्फर्म है वहां की कल्चर का हिस्सा नहीं होना है। तो ये कहाँ का कल्चर का हिस्सा रहा हुआ है, यूनान की कल्चर का हिस्सा रहा हुआ है। अपने यहाँ भी आपने देखा होगा, गांव में कई जगह मरे हुए आदमी बना जो क्या छतरी बनाते हैं, तो छतरियां वगैरह सब क्या होती हैं, जो व्यक्ति चला जाता है उसकी याद को संजोए रखे जाने का। वहां पे भाई फलाने आदमी की स्मृति में हमने छतरी बना दी, उसके बेटे ने छतरी बना दी है, या कोई मरे हुए आदमी की स्मृति में कोई प्याऊ बना देता है। तो ये बाद की जो पीढ़ियां होती हैं वो उसके एक तरह से यादगार रखने के तरीके तरह तरह के इजाद किए जाते हैं, अलग अलग सभ्यताओं में चीजें पाई जाती हैं। तो जो ग्रीक कल्चर है वहां पर डेड पर्सन की एसिड को अर्न में कैप्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता था लंबे दीर्घ काल तक उसकी मेमोरी को संजोए रखने के हिसाब से। हालांकि अर्न के ऊपर ऐसे कोई नाम लिखा करते थे कि फलाने आदमी का ये अर्न बनाया है, इसके ऊपर ऐसे कोई नाम पता वगैरह, जैसे ग्रेवयार्ड में ग्रेव पे होता है वैसा कोई सिस्टम नहीं होता था। ये घर वालों को पता होता था भी हाँ फलाने आदमी के हैं, दादाजी की है, पिताजी की है, चाचा जी की है, किसी की जो भी होगी। आगे देखिएगा, यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, ग्रीक की कल्चर से कोई भी चीज जुड़ी होती है तो वहां के लिए हमारे पास एक टर्म होता है, उसे हम कहते हैं हेलेनिस्टिक क्वालिटी या हेलेनिज्म कह देते हैं। क्या नाम होता है, हेलेनिज्म। तो ये क्वेश्चन होता है कि भाई कीट्स की पोएम जो है ओड ऑन ए ग्रीस नर्न, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं नहीं है, ऐसे एक सवाल बना सकते हैं। तो इस पोएम में हेलेनिस्टिक क्वालिटी फॉलो हुई है। क्या मीनिंग होता है हेलेनिज्म या हेलेनिस्टिक क्वालिटी का, बड़ा सीधा मीनिंग है जिसमें यूनानी कल्चर की बातें हों, यूनानी कल्चर का चाहे छोटा मोटा हिस्सा हो चाहे बहुत बड़ा हिस्सा दिखाया जाए, जहां भी यूनानी सभ्यता की बातें होती है उसे क्या कहा जाता है, हेलेनिज्म वाली क्वालिटी कहा जाता है। तो कीट्स की पोएम में क्या पाया जाता है, हेलेनिज्म पाया जाता है, या कह सकते हो हेलेनिस्टिक क्वालिटी पाई जाती है। हेलेनिज्म या ये कह सकते हैं हेलेनिस्टिक क्वालिटी है।
इसका मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू ग्रीक कल्चर, समथिंग रिलेटेड टू ग्रीक कल्चर। यूनानी सभ्यता से कोई भी तरह का कोई संबंध का मैटर होता है, उसे क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक क्वालिटी या हेलेनिज्म की क्वालिटी कहा जाता है। वैसे कोई बहुत बड़ा ज्ञान की बात नहीं है, ये सामान्य मैटर है। इट इज ए सिंपल क्वेश्चन, जीके का सवाल है ये जीके का क्वेश्चन है। इसमें कोई बहुत बड़ा लिटरेचर का ज्ञान नहीं है कि हाँ वो बड़ा ज्ञान की बात पढ़ रहे हो। अब आपको सामान्य जीके वाली बातें नहीं पता है, इसलिए आपको उसका विशेष बात वाली बात है। देखिए कुछ टर्म होते हैं जो कि कल्चर के साथ में जुड़े हुए हमारे पास टर्म पाए जाते हैं, जैसे सायोनिज्म। अगर कहीं भी आप पढ़ ले साइनोनिज्म, साइनोइज्म, ये इस पोएम का मैटर नहीं है, मैं थोड़ी टॉपिक से बाहर की बातें बता रहा हूं। साइनोइज्म अगर आपने परिणाम पढ़ लिया, साइनोइज्म का मीनिंग क्या होगा? रिलेटेड टू चाइना। चाइना की सभ्यता से कुछ भी चीज जुड़ी होती है तो वहां पे नाम लेते हैं काम में साइनोइज्म। ऐसे ही अगर कहीं पर भी जुडाइज्म नाम आप पढ़ते हैं, जुडाइज्म, इसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू जूज, यहूदी कल्चर का मैटर है। जो यहूदी धर्म होता है, यहूदी धर्म से कोई भी चीज जुड़ी होती है तो उसके लिए वर्ड बनाया जाता है जुडाइज्म। चाइनीज कल्चर से कोई भी बात जुड़ी होती है उसके लिए क्या वर्ड काम में रहते हैं? साइनोइज्म। इंडिया वाले से बनाते हैं इंडो, जैसे इंडो इंडियन से नाम बना हुआ है इंडो, तो आप कोई विशेष मुश्किल बात है ही नहीं। तो इस प्रकार से अलग अलग कल्चर के वहां से नाम गढ़े जाते हैं। फ्रैंकोइज्म, इसका मीनिंग होता है फ्रेंच कल्चर की बातें हो रही हैं। फ्रेंच कल्चर का जहां भी मैटर चलता है उसे क्या कहते हैं? फ्रैंकोइज्म कहते हैं। तो इसी भांति ग्रीक कल्चर की जहां बातें चलती हैं उसे क्या कहते हैं? हेलेनिज्म कहा जाता है। तो कीट्स की वैसे भी विषय, जब कीट्स एज ए पोएट पढ़ते हैं हम लोग, कीट्स एज ए पोएट, तो वहां कहते हैं कीट्स की पोएट्री में हेलेनिस्टिक क्वालिटी देखने को मिलती हैं। यानी कि कई सारी पोएम में इसने ग्रीक कल्चर का बार बार जिक्र किया हुआ है। और यहाँ तो इस पूरी पोएम का टाइटल में ही मालूम पड़ रहा है, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, में तो ग्रीशियन नाम ही ग्रीक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए है। अगली बात, एक शब्द दे रहा हूं आपको मैं, होमवर्क के लिए है। वो मैं बताऊंगा नहीं सीधे, पहले आप खंगाल के आएंगे, बाद में बताऊंगा मैं। होमवर्क के लिए तुम्हारे पास एक शब्द है इकफ्रेसिस, इसका क्या मतलब होता है? शब्द है इकफ्रेसिस, इस शब्द का क्या अर्थ है? आप तलाशेंगे, फिर हम बातें करेंगे इसके बारे में। इकफ्रेसिस, और इसका संबंध इस पोएम से है, इसलिए मैंने पूछा है आपसे बीच में। तो दिस इज बेसिकली होमवर्क फॉर यू। हम इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे देखने के बाद। हाँ जी, अब आगे देखें। ये पोएम जो लिखा गया, पोएट को प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो सारी बातें देखिएगा। He was inspired to write the poem after reading 2 articles by English artist and writer Benjamin Haddon. Keats' inspiration for the topic was not limited to Haddon but embraced many contemporary sources. He may have recalled his experience with the Elgin marbles and their influence on his sonnet on seeing the Elgin marbles. क्या पढ़ दिया मैं, बात समझिए ना। कीट्स ने एक आर्ट की मैगजीन पढ़ी। कीट्स के पास कोई क्या पढ़ी थी? मैगजीन पढ़ी थी। किस क्षेत्र की मैगजीन है? आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स क्या होती हैं? ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह के ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, ऐसे वो मैगजीन पढ़ी थी। उस मैगजीन में इसने क्या देखा? लेख पढ़े। लेख किसके लिखे हुए थे? बेंजामिन हैडन नाम के एक इंग्लिश के राइटर और आर्टिस्ट हैं, जो
राइटर भी हैं और ये क्या हैं, कला, खुद भी कलाकार थे। इस आर्टिस्ट, इसका नाम है बेंजामिन हैडन। इनके उन्होंने क्या पढ़े, 2 लेख पढ़े। कितने पढ़े, 2 लेख। तो 2 आर्टिकल जो हैं वो पढ़ने को मिले कीट्स को बेंजामिन हैडन के। दोनों जो आर्टिकल हैं वो किस चीज पे लिखे हुए थे, ग्रीष्म अर्न पे लिखे हुए थे। यानी थोड़ी बात को जोड़ना, जो यहाँ पे पूरी कुछ बातें लिंक स्पष्ट नहीं है। आपके दिमाग में प्रश्न ऐसे है कि साहब ग्रीष्म का अर्न है, अर्न कैसा है, ग्रीष्म अर्न है, तो वो अर्न ग्रीस देश में रहा होगा। तो बाद में क्या कीट्स यूनान गया था क्या, क्या कीट्स यूनान गया था क्या, वहां पे क्या उसे कहीं पर कोई अर्न दिखाई दिया क्या, तो ऐसा नहीं है। कोई ग्रीष्म अर्न है जो किसी म्यूजियम में, संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ का संग्रहालय है, ब्रिटेन का संग्रहालय। तो किसी ब्रिटिश म्यूजियम में ये ग्रीष्म अर्न रखा हुआ है। तो क्या कीट्स म्यूजियम में गया था ब्रिटेन में ही ना, म्यूजियम में किसने देखा, बेंजामिन हैडन ने देखा। म्यूजियम में किसने देखा, बेंजामिन हैडन ने देखा। और बेंजामिन हैडन ने म्यूजियम में जो अर्न देखा है उस पे वो प्रभावित हुए होंगे, तभी कोई बात कोई लिखता है लेखक, तो उसमें उसको कहीं ना कोई विशेष प्रभाव नजर आया होगा। तो बेंजामिन हैडन ने अपनी उस मैगजीन में 2 लेख लिख दिए और साथ में फोटो छाप दिया। किसका फोटो, उस अर्न का, कि ये वाला अर्न है, ग्रीष्म अर्न है, मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा, इसके ऊपर ये चीजें बनी हुई हैं। तो जो जो उन्होंने उस अर्न के ऊपर देखा, चित्र बने हुए थे, वो उस पर लिख दिए गए आर्टिकल में। वो आर्टिकल किसने पढ़ा, कीट्स ने पढ़ा। तो कीट्स ने पढ़कर और बाद में ये क्या लिख दी, पोयम लिख दी। यानी यूं समझिए, कीट्स ने फर्स्ट हैंड कभी भी अपनी आंखों से डायरेक्ट ग्रीष्म अर्न के दर्शन नहीं किए। रियल में कल्पना करें, सपोज कर लें कि ऐसे अर्न है, तो बोतल पर एक बार हम इमेज मान ले कि फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मान लो ये अर्न है, तो अर्न ऐसे लाइव अपनी आंखों से किसने नहीं देखा, किसने नहीं देखा है। ऐसा अर्न रखा पड़ा किसी म्यूजियम में, इसको किसने देखा, बेंजामिन हैडन ने देखा, इसकी फोटो बनाई, आर्टिस्ट ड्राइंग बनाई, उसके बगल में 2-3 लेख लिख दिए, 2 लेख लिख दिए। अब वो किसी मैगजीन में छपे हुए हैं। जो कौन पढ़ा है, कीट्स ने वो लेख पढ़े मैगजीन में और बेंजामिन हैडन द्वारा वो चित्र बनाया हुआ देखा है। उसको देखकर और पढ़कर लेख को प्रेरित, इंस्पायर्ड कौन हुआ है, कीट्स इंस्पायर हुआ है ये पोयम लिखने के लिए। पर कवि ने ऐसा लिखा है कि आपको ऐसे फीलिंग आएगा जैसे मानो कीट्स ने खुद अपनी आंखों से सामने देखा ही होगा। तो ये इसकी जो राइटिंग की ग्रेटनेस, डिस्क्रिप्शन, वर्ण इतना बेहतरीन किया है, जैसे स्वयं इसने क्या किया है, वो देख लिया, हम पढ़ते हुए हमें लगा जैसे हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसने इतना बेहतरीन लिखा है कि हमें रीडर को पढ़ते हुए ऐसी फीलिंग आने वाली है जैसे हम अपनी आंखों से ही क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। यानी कल आपने पढ़ा था मेंटल पिक्चर, ऐसी मस्तिष्क में तस्वीर उभेर देगा कि हमें दिमाग में ऐसी मानसिक चित्र बन जाते हैं, मेंटल पिक्चर बन जाती है कि हमें ये पोयम जो है पढ़कर और पूरे अर्न की इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है। तो हमारे पास पोएम के इंट्रोडक्टरी पार्ट्स जुड़ी हुई जानकारी में क्या बात है कि कीट्स, यानी ही माने कीट्स वाज इंस्पायर्ड टू राइट द पोएम आफ्टर रीडिंग 2 आर्टिकल्स बाय इंग्लिश आर्टिस्ट एंड राइटर बेंजामिन हैडन। अंग्रेज कलाकार और लेखक बेंजामिन हैडन के 2 लेखों को पढ़कर ये पोएम लिखने के लिए क्या है, कीट्स इंस्पायर हुए हैं। कीट्स इंस्पिरेशन, लेकिन कीट्स की इंस्पिरेशन इस विषय पे नॉट लिमिटेड ओनली हैडन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई कंटेम्पररी और सोर्स भी इसको प्रेरणा देने वाले रहे हैं। अब वो और सोर्स क्या रहे हैं, वो वाली बात नीचे वाली बात है। अभी तक मैं जितनी बात बोला हूं उतनी बात तो यहां तक की बात है। अभी तक ये मैंने कहा है कि कीट्स का प्रेरणा का जो स्रोत है कविता को लिखने का, वो कौन रहा है, बेंजामिन हैडन के 2 लेख रहे हैं। लेकिन जो और बाद के खंगाला गया है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ये समझ में आया कि केवल मात्र बेंजामिन हैडन का ही लेख सिंगल सोर्स नहीं है,
और भी अन्य कई कंटेम्प्ररी सोर्स इसके समकालीन कुछ हमें स्रोत मिलते हैं। वो क्या स्रोत मिलते हैं? तो ये तो है पहला सोर्स, दिस इज द सोर्स नंबर 1। दूसरा जो सोर्स है वो हमारे पास आता है एल्गिन मार्बल्स। क्या नाम है? एल्गिन मार्बल्स। एल्गिन मार्बल्स एक मार्बल माने आप जानते हैं संगमरमर होता है, तो संगमरमर के पत्थर हैं, उनके ऊपर कुछ क्या किया गया है, डेकोरेशन चित्र बने हुए हैं जो कि ब्रिटेन में हैं, और वहां के जो राजे हुए पुराने, उन किंग्स की उसमें फोटोज बनी हुई हैं। फोटोग्राफ नहीं है, हमारे पत्थर ना, पत्थर ऐसे उकेरते हैं, स्थापत्य किया, तो ऐसे पत्थरों को उकेर के जैसे मूर्ति बना देते हैं अपन किसी भी संगमरमर की, ऐसे वहां के जो किंग्स वगैरह हुए ब्रिटेन वगैरह के, उन राजाओं की जो क्या है तस्वीरें बनाई हुई हैं, कहाँ पे? एल्गिन मार्बल्स पे, पब्लिक प्लेस के ऊपर लगा हुआ होता है। बड़ा फेमस चीज है, हमारे लिए नई बात है, जैसे हम लोग तो जानते नहीं है, जैसे हमारे दिल्ली में कुतुब मीनार और ऐसे कुछ बड़ी बड़ी क्या है फेमस स्थान है, जैसे अजंता की गुफाएं बड़ी फेमस है जहाँ भित्ति चित्र पाए जाते हैं, ऐसे ब्रिटेन की कल्चर के बच्चे और वहाँ के लोग जानते हैं, वहाँ बड़ा फेमस नाम क्या है? एल्गिन मार्बल्स बड़ी फेमस चीज है। उस एल्गिन मार्बल से भी कई लोग जोड़ते हैं कि शायद कीट्स का प्रेरणा का जो सोर्स है वो एल्गिन मार्बल्स वाली बातें भी रही होंगी। ये वाली बात अभी समझ में नहीं आएगी, विशेष तौर पे पोएम खत्म होने के बाद बढ़िया समझ में आएगी। एक बार तो हम पढ़े खाना पूर्ति कर देते हैं कि ही मे हैव का मीनिंग है अनुमान लगाया जाता है शायद, यानी इस वाली बात के बारे में क्या नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, पर पहले सोर्स के बारे में हमारे पास क्या है, जानकारी पुख्ता है। तो लोगों ने दो तरह के बताए हैं। पहला स्रोत तो कंफर्म है, बेंजामिन हैडन के दो लेखों से तो ये इंस्पायर हुआ ही हुआ है। यहाँ लिखा है कि कीट्स वॉज इंस्पायर्ड, यानी यहाँ कंफर्म लिखा हुआ है, श्योर है, कीट्स इंस्पायर हुआ ही था। शायद ये भी एक संभावना रही होगी कि ही मे हैव रिकॉल्ड, उसकी स्मृति में कहीं ना कहीं उसके अपने अनुभव, ये है इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। और बेंजामिन हैडन वाली कविता को लेख के पढ़ के लिखा है, ये इसका क्या हो गया है, अर्न के बारे में इसका क्या है, ये सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। हमने खुद ने देखा हो तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और देखा किसी और ने है, उसका लिखा हुआ पढ़कर फिर लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया है, सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। तो बेंजामिन हैडन का तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है अर्न को लेके, उसके लेखों से प्रभावित होने से कीट्स का वो क्या है, सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है। परंतु कीट्स का एल्गिन मार्बल्स के साथ में क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी होता है। वो अनुभव शायद कहीं ना कहीं इसको रहा होगा, क्योंकि कीट्स ने खुद ने क्या लिखी है, सोनेट लिखी हुई है, और उसका नाम है ऑन सीइंग द एल्गिन मार्बल्स। कीट्स की ही एक सोनेट का नाम क्या है, ऑन सीइंग द एल्गिन मार्बल्स। तो ऑन सीइंग द एल्गिन मार्बल्स सोनेट के द्वारा हमें यह समझ में आता है कीट्स ने किसके दर्शन किए हुए हैं, एल्गिन मार्बल दर्शन किए हैं। तो शायद हो सकता है एल्गिन मार्बल्स वाली जो चित्रकारी है, डेकोरेशन है, वो कहीं ना कहीं दिमाग में इसके बैठा होगा, साथ में हेडन वाला भी आर्टिकल होगा, और शायद दोनों के मेल की कुछ चीजों का दर्शन इन्होंने अपने नई पोएम मिला के कर दिया होगा, ऐसा अनुमान लगाए हुए हैं। तो दिस इज एन अजम्पशन और दिस इज ए कंफर्म इंफॉर्मेशन। ये जानकारी कंफर्म हमारे पास है, एक अजम्पशन है। ऐसे दो प्रकार के सोर्सेज कविता को लिखने के पाए जाते हैं। तो ये सारी बातों का वैल्यू क्या है, हमारे क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कई बार, which of the following statement is true or false about the poem Ode on a Vishnu अर्न के बारे में, क्या कथन सत्य है असत्य है। तो हमने कुछ बातें तो पोएम के अंदर से पढ़ेंगे और कुछ बातें पोएम के बारे में लिखने को हैं कि द पोएट वाज इंस्पायर्ड टू राइट द पोएम एज ही सो द मार्बल, एज ही सो द अर्न इन ए ब्रिटिश म्यूजियम। तो ये वाली बात सही नहीं है, खुद ने इन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में नहीं देखा है। क्या बात सही होगी, he was inspired to write the poem after reading the 2 articles written by the English artist and writer Benjamin Haddon, उनसे ये इंस्पायर हुए हैं। सेकंड वन, दूसरी जो प्रोबेबल, ये है कंफर्म, ये क्या है प्रोबेबल, प्रोबेबली द अदर सोर्स ऑफ हिज राइटिंग द पोएम is his first hand experience of the Elgin marbles. We assume this one because he has written a sonnet entitled On Seeing Elgin Marbles.
इस वाली बात के आधार पर हम ऐसा अनुमान लगाए हुए। तो ये कविता के लिखने के बारे में क्या बात सत्य है असत्य है, ऐसी तरह की जानकारी आती है। असत्य कुछ भी आ सकता है, सत्य दो तरह की बातें हो गई हैं। तो ये पोएम का स्ट्रक्चर वगैरह की बातें हो गई हैं। ये हमने यहाँ पे पोएम जो है इसका प्रेरणा स्रोत कहाँ से रहा क्या रहा है वो देख लिए हैं। इसके अलावा पोएम के इसके जो हैं 5 ग्रेट ओड्स 1819 की, उनमें से एक नाम ये भी है। इसके अलावा हमने देखा है कि पोएम है वो लिखा कब गया, 1819 में छपा, 1820 में एनोनिमस से छपा था। एनाल्ज ऑफ फाइन आर्ट्स नाम की इसमें छपा। देखो ये भी पढ़ा भी इन्होंने, बेंजामिन हैडन की भी क्या थे लेख, किसी मैगजीन में थे। उनकी खुद की पोएम भी 20 में कहाँ छपी है, एनाल्ज ऑफ द फाइन आर्ट्स नाम की मैगजीन में छपी है। यानी ये मैगजीन वो एक नहीं है, दोनों अलग अलग मैगजीन हैं। बेंजामिन हैडन की कोई और मैगजीन का नाम नहीं पता है, बेंजामिन हैडन का लेख किसी और मैगजीन में था। इनकी कविता भी 1820 में कहाँ छपी है, किसी मैगजीन में छपी है, वो भी कला की मैगजीन है। इसका नाम क्या है, एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में छपा हुआ है। ये कीट्स का हमारे पास इमेज वगैरह आई गया है। तो ये सारे हमारे कीट्स के संबंध में अभी जो बेसिक बातें देखी वो आपने पढ़ ली हैं। अब ये जो सारी जानकारी हैं ये पोएम पढ़ने के बाद में समझ में आएंगी, अतन को हम पोएम पढ़ने के बाद में देखेंगे। हाँ जी, आपके पास पोएम जो है टेक्स्ट में है। आपने ध्यान दिया होगा आपका जो टेक्स्ट है बड़ा टेक्स्ट है, 5 स्टेंजा हैं, 10 पंक्ति के हैं। तो आप देखो आपके पास जो टेक्स्ट आया हुआ है ये ऐसे 2 भाग में आया हुआ है। 3 स्टेंजा तो एक पेज पे हैं और 2 स्टेंजा अगले पेज पे। जानबूझ के मैंने छपवाया है ऐसे आपके दिमाग में चित्र बनने के लिए कि हमारा पोएम बेसिकली 2 भागों में है। पूरा पोएम तो एक ही पोएम है होने को तो ये, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे तो पोएम के पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि पोएम में जो विषय वस्तु है, कंटेंट्स हैं, विचार हैं, वो 2 अलग अलग प्रकार के निकल के आएंगे। तो पहले 3 स्टेंजा तो एक प्रकार की बातें करेंगे, पहले 3 स्टेंजा में तो कैसी बातें होंगी, एक ही प्रकार की बात आगे बढ़ती जाएगी। मूलतः तो ऐसी बात है कि जो पहले स्टेंजा में कहा गया है, जो पहले स्टेंजा में कहा गया है, दूसरे और तीसरे स्टेंजा में उसको आगे बढ़ाया गया है। पहले में कुछ बातें बताई जाएंगी और सेकंड स्टेंजा में और थर्ड स्टेंजा में पहले वाली बातें ही क्या हुई हैं, आगे और लंबी करती चली गई हैं। लेकिन चौथे स्टेंजा में नई बात आ जाएगी, चौथे स्टेंजा में नई बात, और चौथे वाले नई बात चौथे में खत्म भी हो जाएगी। और 5वां स्टेंजा फिर क्या होगा, पोएम का कंक्लूडिंग स्टेंजा, समापन वाला होगा। तो हमारे को दिमाग में चित्र बनाया जाएगा। अभी हो सकता है इतना बढ़िया चित्र नहीं बन रहा हो क्योंकि तुम्हारे पास पोएम के क्या नहीं है, एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड का भी किया हुआ नहीं। तो मेरा किया हुआ है, मैं उसको बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं केवल। तो पढ़ने के बाद में आपको मैंने पोएम ऐसे क्यों छपवाया हुआ है, मैं चाहता तो इसको ऐसे भी कर सकता, 2 स्टेंजा एक साथ 3 अलग भी कर सकता था, या 4 एक पन्ने पे आ सकते थे, एक अलग आ सकता था। लेकिन खास तौर पे ही मैंने इसे प्रिंट करवाया है कि 3 एक साथ छपे दिमाग में, मेमोरीज में, और 2 अलग से दिमाग में पब्लिश हो जाए, ताकि दिमाग पोएम के ऐसे 2 हमारे पास सेगमेंट समझने के लिहाज से, विचार के लिहाज से याद हो जाएंगे। देखिए पोएम के बारे में पहला स्टेंजा पढ़ना चालू करें। ये दिखाई पड़ रहा है कि काफी छोटा लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा ना ये, तो बड़े स्टेंजाज में आ जाते हैं। देखो हाँ जी, Thou, still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, silver historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf fringed legend haunts about thy shape, of deities or mortals or of both, in Tempe or the delge of Arcady? What men or gods are these?
what maidens loth, what mad pursuit, what struggle to escape, what pipes and timbrels, what wild ecstasy. दाऊ, दाऊ माने यू, किसे एड्रेस किया जा रहा है? ग्रीसियन अर्न को। तो पोएट कह रहा है कि तुम ग्रीसियन अर्न स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड, अभी भी तुम क्या हो? अनरेविस्ड ब्राइड हो। ब्राइड माने क्या होता है? दुल्हन। तो यहीं पे समझ लीजिए कि पोएट एक मेटाफर यूज कर रहा है, तुलना कर रहा है कि तुम क्या हो? एक दुल्हन हो। और ये दुल्हन वाली बात कहने से पर्सोनिफिकेशन भी हो गया है। भाई तुलना जो करी है वो इंसान से करी है, इंसान के रूप में दिखाने से क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन। और किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, तो उसके लिए कौन सा काम में रहता है? फिगर ऑफ स्पीच, एपोस्ट्रफी। एपोस्ट्रफी समझते हो ना? जब पोएट किसी भी एब्सेंस, जो चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, उनको एड्रेस करता है, तो उसे क्या कहते हैं? एपोस्ट्रफी। तो यहाँ एपोस्ट्रफी का यूज हुआ है। और एपोस्ट्रफी यानी डायरेक्ट एड्रेस। एपोस्ट्रफी का क्या मीनिंग होता है? टू डायरेक्टली एड्रेस समबडी और समथिंग एब्सेंट। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, समबडी भी हो सकता है, समथिंग भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को डायरेक्टली एड्रेस किया जाना, जो कि क्या पाया जाता है? एब्सेंट पाया जाता है, जो होता नहीं है रियल में। रियल में तो अर्न कोई सामने बैठा तो है नहीं, उन्हें को सुनना है, कभी सिर्फ विचारों से लिख रहा है। तो टू डायरेक्टली एड्रेस somebody or something absent is known as apostrophe, उसे एपोस्ट्रफी बोला जाता है। तो यहां कह रहे हैं कि दाऊ तुम ग्रीष्म अर्न स्टिल अभी भी क्या हो? अनरेविस्ड ब्राइड हो। अनरेविस्ड का क्या मतलब होता है? ऐसे मान लो वर्जिन, इसका मीनिंग क्या कह सकते हैं? वर्जिन यानी कि प्योर। वर्जिनिटी बेसिकली कल्चर में किसका सिंबल मानी जाती है? प्योरिटी का सिंबल मानी जाती है। तो तुम अभी भी एक वर्जिन ब्राइड हो। ब्राइड कैसी हो? वर्जिन ब्राइड हो। ब्राइड कहने से क्या फायदा हुआ है? ब्यूटी हो गया है ऑटोमेटिक। ब्राइड कैसी होती है? काफी सुंदर सजी संवरी दुल्हन होती है। ब्यूटीफुल गर्ल नहीं कहा गया है, बल्कि ब्राइड, ब्राइड बेसिकली क्या होती है? आर्टिफिशियली डेकोरेट किया जाती है। तो इस प्रकार से तुम एक कैसे हो? अनरेविस्ड मानी वर्जिन, अभी भी ऐसे क्या हो? ब्राइड हो, यानी कि इस प्रकार की तुम क्या लगने वाले हो? दुल्हन लग रहे हो। किसकी दुल्हन हो? ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, शांति की दुल्हन हो। यानी कि जैसे ब्राइड ग्रूम होता है और ब्राइड होता है दुल्हा और दुल्हन होती है, उस भांति यहां दुल्हा किसे कहा गया है? क्वाइटनेस तो हो गया दुल्हा, यानी ब्राइड ग्रूम हो गया, और तुम उसकी क्या हो? दुल्हन हो। क्या मतलब है इस बात का? क्वाइटनेस का मैंने क्या? शांति की बात है। तो मूल भाव ये समझना है। एक्चुअली कवि ये सीधा सपाट भाषा में ये कहना चाहता है कि ये जो अर्न है, ये अर्न अति प्राचीन है, क्योंकि तो हमें पता ही है अर्न जो है वो किस कल्चर के हैं? ग्रीक कल्चर के। और ऐसे पुराने जमाने के अर्न पड़े हुए कहीं ना कहीं कहाँ है? संग्रहालयों में वही पड़े होंगे। तो कन्फर्म है कि वो क्या होंगे? प्राचीन कल्चर के हमारे क्या हैं? द्योतक या उसके क्या है? रिप्रेजेंटेटिव हैं। परंतु वो इतने सालों से भी क्या हैं? बिल्कुल प्रिजर्व किए हैं, वेल केप्ट रखे हुए हैं, उनको बढ़िया से सार संभाल करके रखा गया है। तो कवि ने इतने पुरानी चीज को इतने बढ़िया से सार संभाल कर रखी गई है, उसके लिए क्या कह दिया है कि ये अर्न है। परंतु ये अर्न कैसा है? अच्छे से सार संभाल करके रखा गया है, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, चोट नहीं लगी है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है। यो मान लो जैसे भाई साहब आपके घर में आपके दादाजी के जमाने की या परदादा के जमाने, सपोज मान लो 200 साल पुरानी कोई मान लो कोई मटका कोई और कोई चीज पड़ी हुई हो, हमें आराम से इधर से उधर रखने में भी कहीं पे उसमें कोई निशान, कोई मार्क, कोई चोट कुछ बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं? संभव है कि नहीं है? यस और नो? यस। परंतु कवि ये कहना चाहता है कि इस अर्न को इतना बढ़िया से सार संभाल करके रखा गया है, जैसे किसी क्वाइटनेस की क्या है? ये दुल्हन है। और दुल्हन अभी भी आज भी कैसी है?
वर्जिन है, मानी इसके ऊपर कोई चोट के यानी इसका कोई पे इसका नुकसान नहीं हुआ है। तो इस पूरी पंक्ति का जो मूल भाव है, इसमें दो भाव हैं, एक तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, और दूसरा क्या भाव है, वेल केप्ट है, बढ़िया से सार संभाल करके रखा गया है। सार संभाल वाले वर्ड कौन से हैं, अनरेविस्ट हैं, और ब्राइड वाले वर्ड में क्या है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है। दाऊ तुम क्या हो, एक फोस्टर चाइल्ड हो, जैसे लालन पालन किया हुआ, सार संभाल अच्छे से किया हुआ कोई बच्चा होता है, ऐसे हो। किसके बच्चे हो, साइलेंस के हो और स्लो टाइम के हो। बच्चे के माँ और बाप दो होंगे, दुल्हन के तो क्या होगा, दूल्हा, दूल्हा तो कौन हुआ, क्वाइटनेस। और अगर कोई बच्चा है तो तुम एक अच्छे से पाले पोसे बच्चे हो, जैसे माता पिता अपने बच्चे का लालन पालन बहुत ही देखभाल से करते हैं, उसे कोई चोट न लग जाए, बड़ी उसकी केयर करते हैं, ऐसा ही केयर तुम्हारा भी किया हुआ है। और तुम्हारी केयर किसने करी है, साइलेंस ने करी है। और स्लो टाइम, धीमे धीमे जो इतना सालों का वक्त बीता है, ऐसे उस वक्त बीते हुए वक्त ने और साइलेंस ने तुम्हारी क्या करी है, केयर करी है। तो बेसिकली इसके साथ साथ, अर्न के साथ साथ ये चीजें भी क्या हो रही हैं, पर्सोनिफाइड हो रही है, क्योंकि दूल्हा बना है क्वाइटनेस, तो वही पर्सोनिफाइड हो गया। माँ बाप कौन बने हैं, साइलेंस और स्लो टाइम, वो भी क्या हो गए हैं, पर्सोनिफाइड हो गए। इनका तुम ऐसे बच्चा हो। फिर कह रहा तीसरा, तुम क्या हो, सिल्वन हिस्टोरियन हो। सिल्वन का मीनिंग होता है जिसपे कि पेड़ पौधों का, वनस्पति का चित्रण किया गया। इतिहासकार जैसे लिखता तो इतिहास को है, परंतु तुम ऐसे इतिहासकार हो जो कि पुरानी हमें यूनान की सभ्यता के बारे में बता रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर क्या है, पेड़ पौधों के डेकोरेशन है, बोटनिकल तुम्हारे पे डेकोरेशन, फ्लावरी कह लो, पेड़ पौधों की इस पे क्या है, चित्रण की हुई है। पेड़ पौधे कैसे हैं वो आगे समझ में आएंगे। तो तुम एक ऐसे सिल्वन हिस्टोरियन इतिहासकार हो, हु कैन दस एक्सप्रेस, जो कि अभिव्यक्त कर रहा है एक फ्लावरी टेल को। ऐसी फूलों से भरी हुई कहानी है। फूलों वाली कहानी कैसे है, इसके वो जो चित्र हैं उस पे ऐसे डेकोरेशन किए हुए हैं, किसके, फूलों वगैरह के। ऐसा तुम एक फ्लावरी टेल हो जो मोर स्वीटली, ज्यादा बढ़िया तरीके से बता सकते हो, देन आवर राइम, राइम मानी आवर दिस पोएम, इस पोएम की तुलना में ज्यादा बढ़िया तुम बता सकते हो। यानी कवि कह रहा है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं इस कविता के माध्यम से यूनान की हिस्ट्री वाली बात बताने की, पर मेरे से बढ़िया तुम जो हो अर्न, ज्यादा स्वीटली इस हिस्ट्री की बातों को बयां कर सकते हो। ये 4 पंक्तियों की बात खत्म हुई। अब 6 लाइन में आप पाओगे व्हाट 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 के इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो फिर कहता है, व्हाट लीफ फ्रिज लेजेंड हॉर्न्स अबाउट दाई शेप of deities or mortals or of both or both in Tempe or the Dales of Arcady. What क्या है, इस जो अर्न है, इस अर्न की ऐसे सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर चित्र बने हुए हैं। तो कह रहा है क्या चीज है जो लीफ फ्रिंज्ड, लीफ की पत्तियों के बारीक बारीक डेकोरेशन से बनाए गए, लेजेंड मानी कोई पुराने हिस्टोरिकल ह्यूमन बीइंग की इमेज है, जो कि लीफ से ऐसे कवर्ड है। वो इमेज उस इतिहास किसी हिस्टोरिकल बंदे की है। हॉर्न्स जो कि तलाश कर रहा है, सर्च कर रहा है तुम्हारी शेप यानी तुम्हारी सतह के ऊपर। तो हे अर्न, तुम्हारी सरफेस जो तुम्हारी शेप है, इसके ऊपर उकेरा गया ये पुराना कोई ह्यूमन बीइंग, लेजेंडरी पर्सन कौन है, जो कि तलाश कर रहा है किसको, या तो देवताओं को, डेटीज मानी गॉड्स, देवताओं को ढूंढ रहा है, या मोर्टल्स या इंसानों को ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है, लग रहा है एक लेजेंडरी पर्सन है, और लेजेंडरी ह्यूमन बीइंग जो है तुम्हारी सरफेस पे चित्रित है, और इसके चेहरे के भाव भंगिमाएं ऐसे हैं मानो किसी की तलाश की जा रही है। या तो ये किसी देवताओं की तलाश कर रहा है, या इंसानों की तलाश कर रहा है, या दोनों की तलाश कर रहा है। और ये तलाश कहां कर रहा है, टेम्पी की घाटियों में कर रहा है, या आर्केडी की घाटियों में कर रहा है। डेल्ज मानी घाटियां, वेलीज, और 2 बड़ी फेमस घाटियां यूनान की हुई हैं। एक तो किस नाम की हुई हैं, आर्केडी वाली घाटियां फेमस हुई हैं, एक कहां की हुई हैं, टेम्पी की। अब कवि ने अनुमान लगाया है
ये तो पता है नहीं कि चित्र में वहां घाटियां, पेड़ पौधे, फूल ये सब दिख रहे हैं। एग्जैक्टली पता है नहीं, अतः अनुमान से कह रहा है ये जो घाटियां दिख रही हैं इस अर्न के यहाँ पर, जिसके अंदर कोई एक लेजेंडरी पर्सन देवताओं की या इंसानों की या दोनों की तलाश करता, ढूंढता ढूंढता नजर आ रहा है। ये घाटी या तो टेम्पी वाली हैं या ये घाटियां किसकी हैं, आर्केडी की हैं। उनमें ये बंदा जो ढूंढ रहा है लेजेंडरी, वो